क्लास 10th की क्लास के लिए बच्चों मैंने ये वीडियो तैयार किया है। ये टॉपिक आपको मैंने पाठ्यक्रम के हिसाब से शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे जो बाद में हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं उनका कहना है कि मैडम फिर से एक बार ट्रांसलेशन को शुरू से करिए। लेसन ये लंबा है, चैप्टर लंबा है, अगर बच्चे थोड़ा सा भी आगे का चैप्टर छूट गया उनका तो पीछे उस चीज़ को जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने फिर से शुरू से शूट किया है कि बच्चे पहले वाले ज्ञान से अब तक के ज्ञान को जोड़ पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, अनुवाद मीन्स होता है बच्चों एक भाषा से दूसरे भाषा में वाक्य को बदल देना। हम मोस्टली हिंदी से इंग्लिश में बदलने की बात यहाँ करेंगे। ये ट्रांसलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में वाक्य की रचना कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आवश्यक बात होगी बच्चों कि हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। दोनों भाषाओं के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य की बनावट है, जो वाक्य का विन्यास है, वो हमें पता हो, तब हम इस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए दोनों भाषाओं के वाक्यों की रचना विधि, स्ट्रक्चर का ज्ञान हो, जिससे ट्रांसलेशन करते समय हम आसानी से इसे कर सकें। दूसरा बच्चों कि वाक्य में हिंदी की जो रचना, वाक्य में हिंदी में वाक्य की रचना कैसे हमको दर्शानी है कि पहले कोई भी अगर हम हिंदी का वाक्य लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वो हिंदी के वाक्य में पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, फिर ऑब्जेक्ट होता है कर्म, और फिर कॉम्प्लीमेंट या वर्ब होते हैं। जैसे देखिए, वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है, तो वह हमारा जो है वो इस पूरी वाक्य का कर्ता है, क्योंकि यही वह कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? फूल को तोड़ने का। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम कर्ता कहेंगे। फूल हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे वो कार्य हो रहा है, तो फूल ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कर्म, इसको हम कर्म कहेंगे। और तोड़ना हो गई इस पूरे वाक्य की वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, फूल तोड़ने की। तो इसको जब हम इंग्लिश में बच्चों लिखते हैं तो हमारे शब्द जो है थोड़े से हेर फेर होते हैं। सब्जेक्ट तो अपने स्थान पे बना रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जैसे ही प्लक्स फ्लावर, ही तो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है, और तोड़ने का इंग्लिश क्या हुआ? वर्ब है ये प्लक्स, और फूल का हो गया फ्लावर। उसी तरह देखिए, वह डॉक्टर है, वह हमारा सब्जेक्ट है, डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है, और है होना उसका क्रिया, तो ही इज अ डॉक्टर। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं फिर हमारा जो आई है वो सब्जेक्ट है, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, और लिखने की जो क्रिया है, जो पत्र लिखने का कार्य हो रहा है, उसको हम रखेंगे वर्ब के अंतर्गत। फिर जब हम उसको इंग्लिश में लाके कन्वर्ट करते हैं तो आई, फिर हमारा वर्ब आगे आ गया, आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो इंग्लिश में वाक्य की रचना कैसे होती है? आपने ऊपर देखी हिंदी में वाक्य की रचना सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब। अब इंग्लिश में वाक्य की रचना बच्चों देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऊपर वाला ही वाक्य, ही प्लक्स फ्लावर, ही हमारा सब्जेक्ट, प्लक्स हमारा वर्ब और फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों चीज़ों में समझिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है, कर्ता कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य कर्म जिस पे कार्य हो रहा हो वो हमारा कर्म, और वर्ब जो है क्रिया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक किसी वाक्य की क्रिया। क्रिया डिपेंड करती है कि कर्ता क्या कर रहा है। अब बच्चों सर्वप्रथम हम जब इंग्लिश ग्रामर में हिंदी को वाक्य ले जाके ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए।
जो हमें आराम से अनुवाद को सुगमता से करने में आसानी दे। तो पहला पॉइंट बच्चों होगा कि सर्वप्रथम हिंदी और अंग्रेजी की रचना का हमें ध्यान रखना है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि हिंदी की वाक्य रचना क्या होती है और इंग्लिश की वाक्य रचना क्या होती है। दोनों भाषाओं के वाक्यों में शब्दों के क्रम और इनके स्थान में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक। सेकंड पॉइंट बच्चों कि सेंटेंस का निर्माण करते समय बच्चों उसमें प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की जानकारी होना परम आवश्यक है। क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों होते हैं, उसमें क्या क्या शब्द होते हैं। तो कोई भी जब हम सेंटेंस तैयार करते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, तो उसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये घटक हैं वाक्य विन्यास के। तो देखिए, हमने आपको पहले बताया सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं, यही उस वाक्य का उद्देश्य होता है बनने का। ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वर्ब क्रिया, प्राइमरी एक्सेलरीज और मॉडल एक्सेलरीज। कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, वाक्य में आने वाले वे शब्द बच्चों जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ बताते हैं। जो भी कुछ बताएं वो उसका वाक्य का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्ट पे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस को क्लियर तरीके से अनुवाद करने के लिए हर पॉइंट पे हम लोग को नज़र डालना है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, हमारा कर्ता क्या है। सब्जेक्ट जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, वो वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। जैसे किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया से पहले कौन का या किसने लगाकर सब्जेक्ट का पता हम लगा सकते हैं। देखिए, जैसे राधा डांसेस, राधा डांसेस, डांसेस क्या है, क्रिया। क्रिया से हम अगर कौन का प्रश्न करते हैं कि कौन डांस कर रहा है, तो क्या अर्थ निकलता है, राधा। यानी इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट हो गई राधा। ठीक, सब्जेक्ट आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, जो वाक्य का ही आधा पार्ट होता है। प्रेडिकेट बच्चों, प्रेडिकेट को क्या कहेंगे, विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, आज फिर इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा जो है कार्य है, उसको करने के लिए हर छोटे घटक पे हमको ध्यान बना के चलना है। छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान रखना है, कौन कहाँ मिस्टेक करने के लिए आपको तैयार बैठे। इसलिए सब्जेक्ट आप जान गए, अब प्रेडिकेट जानिए। वाक्य का अर्थ क्रिया वर्ब पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका वाक्य में सर्वाधिक महत्व है। वर्ब के इस भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक, यानी दे तो हमारा वे सब्जेक्ट है, रीड क्रिया है, और क्या पढ़ रहा है व्यक्ति, वो अ बुक, यानी एक किताब पढ़ने की क्रिया। वो रीड अ बुक पूरा वाक्य जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रेडिकेट के बाद बच्चों हम चलेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस हमने आपको बताया है कि सेंटेंस वाक्यों का ऐसा एक सार्थक समूह है जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो के द्वारा भी बताया है, ऐसे भी बताया है कि सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस बताए हैं। तो वाक्य का अनुवाद करते समय इन सेंटेंस का भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार के सेंटेंस को अनुवाद कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ पॉइंट है जिसको अनुवाद करते समय हमें अपने ध्यान में रखना है। असर्टिव सेंटेंस,
साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। एकदम क्लियर होता है बच्चों, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा यानी कर्ता आगे होगा, कोई प्रोनाउन कोई नाउन, ठीक है, और उसके बाद आपका होगा प्रेडिकेट। हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही नहीं हो सकते हैं, उसके और भी भाग हो सकते हैं। वो डिटरमाइनर हो सकता है, क्वालिफायर हो सकता है, एडजेक्टिवल फेस हो सकता है। ये चीज़ हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाते समय आपको बताया है। यहाँ चर्चा बस करेंगे कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। दूसरा बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट से पूर्व एक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, हमारे एक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। फिर तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे आदेश सूचक, ये सब्जेक्ट जो होता है यू उसमें छुपा होता है, इसलिए उन वाक्यों को केवल प्रेडिकेट के तहत ही रखा गया है। जैसे सिट डाउन, आप कहते हैं ना सिट डाउन, सिट डाउन में यू सिट डाउन, यू का भाव छुपा है ना, हम किसको बैठाने के लिए कह रहे हैं, हम किसे बैठने कह रहे हैं आपको, ठीक, तो यू सिट डाउन यानी यू हमारा जो है वो छिपा हुआ भाव है। अब बच्चों अब चले हम टेंस पे। टेंस के बारे में मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, उसे भी देखिए, आज भी देखिए, बहुत सरल तरीके से हमने शुरुआत की है इसकी। टेंस, टेंस क्या है, काल। काल क्या बताता है हमें, समय के बारे में, उस समय के बारे में जो वर्तमान में हो रहा है, उस समय के बारे में जो बीत चुका है, बीत गया था, और उस समय जो अभी आने वाला समय हमारा होगा, ठीक ना। तो इन टेंस को हमने 3 भागों में देखा, ये सर्वविदित है, टेंस 3 भागों में बटा ही है। पहला वर्तमान काल जिसको हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस की अलग अलग विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं, इनके चिन्ह, इनकी सहायक क्रिया, इन माध्यम से इनके भाव पढ़ के जो अर्थ निकलता है उनके माध्यम से हम इनको समझ पाते हैं। देखिए छोटा सा उदाहरण, मैं एक पत्र लिखता हूँ यानी वह कार्य मैं कर रहा हूँ, अभी हो रहा है वो कार्य, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, यानी ये कार्य मैं अभी कर रही हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, ठीक, आई राइट अ लेटर, आई आपका सब्जेक्ट, राइट करता, राइट वर्ब, और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर मैंने एक पत्र लिखा, काम हो चुका यानी हो गया, बीत गई बात, पत्र लिख दिया हमने। तो मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई और ये बता रही है कि बात पास्ट टेंस में चली गई, ठीक। तीसरा, मैं एक पत्र लिखूंगा, अब सहायक क्रिया देखिए, आई सब्जेक्ट आई है और क्रियाएं बदल रही हैं, वर्ब की फॉर्म बदल रही, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। इन चारों जो ये हमारे तीनों टेंस के प्रकार हैं, इनमें 4 प्रकार के भेद पाए गए हैं, 4 इनके भी प्रकार हो जाते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, और वो चारों होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सभी टेंस के साथ चलेगा। जब प्रेजेंट के साथ जुड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब पास्ट के साथ जुड़ेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, जब फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह इसके कॉन्टिन्यूअस, इसके परफेक्ट और इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक।